तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और आज का एक बेहतरीन दिन हमारे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथियों के लिए। तो आज मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथियों का एग्जामिनेशन था, तो जितने सारे साथियों का मेरे पास फोन आया और क्वेश्चंस आए, तो उसमें से तो बहुत प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है कि बहुत अच्छा प्रमोशन एग्जाम गया। और अभी चर्चा भी करेंगे साथियों से हम लोग। तो आप सभी को एक बार औपचारिक तौर से नमस्कार। कृष्णा गौतम जी हैं, नितिन कुमार जी हैं, महेश जी हैं, शंकर जी हैं और तमाम साथी जो कमेंट किए, अभिषेक जी हैं, दीपक जी हैं, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और जिस तरह ये आगे अपने राजू नयन जी भी हैं, नमस्कार। तो ये जब भी हम प्रमोशन एग्जाम्स में जाते हैं तो जो है काली घटा छाई रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर जब एग्जामिनेशन करते हैं तब फिर एक एकदम शानदार सा सूरज दिखता है। एक राजयोग दिखता है ना राजू जी। जब हम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो ऐसा अंधेरा सा पार्ट सा रहता है, ये स्क्रीन पीछे देखिए एक तरफ, है ना, अंधेरा सा रहता है, बादल बादल रहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रमोशन एग्जाम देते हैं तो एक देखिए एकदम से आपको लगता है कि एक राजयोग सामने है और हमारे सफलता जो है आपको बेहतरीन तरीके से दिखने लगता है। तो इसी कड़ी में आज हमारे कई सारे साथियों ने सवाल साझा किए और आज हम लोग बातों ही बातों में उन सवालों पे चर्चा करेंगे। वैसे नॉर्मली हम लोग मतलब आज ऑफ ले रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा सवाल आए तो आज ही चर्चा कर लेते हैं। तो एक कंफर्टेबल टाइम बन गया, तो मैंने कहा आप लोगों से इंटरेक्ट हो जाते हैं और कुछ सवालों पे चर्चा कर लेते हैं। तो आप सभी तैयार हैं तो एक थम्स अप कर दीजिए बेहतरीन तरीके से और हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। आप देखिएगा जिन सवालों पे हम लोग पिछले दिनों रात दिन चर्चा करते हैं वही सवाल हूबहू आपके प्रमोशन एग्जाम में आए। और आखिरी में कई सारे साथियों से बात भी करेंगे तो उनका जो तजुर्बा था, एक्सपीरियंस था, उसको भी जानेंगे कि कैसी तैयारी किए थे उन लोग और कैसे सवाल आए। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, ये आज ही एग्जाम हुआ 10 सितंबर 2022 को। और आज कुछ साथी शायद सफर में भी होंगे, पहुंचे नहीं होंगे, लेकिन सवाल हमारे पास आ गए हैं। तो सवाल पे चर्चा करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। ये जो अभी यहाँ डिस्कस करेंगे क्लरिकल टू ऑफिसर्स के प्रमोशन एग्जाम का है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के रिकॉल क्वेश्चन पर। जो मेमोरी बेस जो साथी याद रखते हैं वो अपनी टूटी फूटी भाषा में हमको भेज देते हैं और उन सवालों पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ही देखिए, बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर द डिमांड प्रोमिसरी नोट। लिमिटेशन पीरियड पूछा गया और ये बताया ना, ये ऐसा सवाल है जो एकदम रिजर्व कैटेगरी का सवाल है ये, कि इसका स्थान तो सुनिश्चित होना है, इसलिए हमने पहले नंबर पे रख दिया। तो पहले नंबर पे ये सवाल जो है, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर द डिमांड प्रोमिसरी नोट। और डिमांड प्रोमिसरी नोट जो होता है, एक जो ड्रॉयर है उसको लिखने वाला, डिमांड प्रोमिसरी जो प्रोमिसरी नोट को लिखने वाला वचन देता है और दूसरे को जो है वो कहता है कि पेई को पेमेंट कर देना। तो ये डिमांड प्रोमिसरी नोट जो होते हैं, इसका लिमिटेशन पीरियड पूछा गया। और लिमिटेशन पीरियड वो अवधि होता है जिसमें उसकी देयताओं के लिए आप उसको सूट फाइल कर सकते हो उस पीरियड के दौरान। तो 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट। तो पहला सवाल तो मैं आशा करता हूँ कि सभी साथियों का बहुत ही शानदार तरीके से गया होगा कि डिमांड प्रोमिसरी नोट का जब आपको लिमिटेशन पीरियड की बात हो रही है तो आप सभी ने शानदार तरीके से 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट टिक कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि इतनी बार इस सवाल पर चर्चा हुई कि इसमें गलती का तो कोई गुंजाइश बिल्कुल ही नहीं हुआ है, कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, पॉपुलर सीरीज का सवाल, व्हाट इज द चार्ज क्रिएटेड, व्हाट चार्ज इज टू बी क्रिएटेड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई लोन दिए हैं और लोन में सिक्योरिटी के तौर पर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी बैंक के पास रखा गया है, तो उसमें जो बैंक है उस लोन के अगेंस्ट जो चार्ज क्रिएट होगा, उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो चार्ज क्रिएट होगा वो क्या होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई हाउसिंग लोन किया गया है, तो हाउसिंग लोन में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है
वो उसका घर है, प्रॉपर्टी है, ये रखा गया है बैंक में एज ए सिक्योरिटी। तो हर सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट होता है। सिक्योरिटी दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स सिक्योरिटी और एक होता है फ्लोटिंग सिक्योरिटी और एक होता है पारी पासु चार्ज। पारी पासु जो चार्ज होता है, तो फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज और पारी पासु चार्ज। तो इसमें ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर एक चार्ज क्रिएट होगा, उसको बोलते हैं मॉर्गेज। क्या बोलेंगे उसको? मॉर्गेज। तो ये भी पॉपुलर कैटेगरी का सवाल है मॉर्गेज का, तो ये आपसे पूछा गया था। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये बोला गया है, व्हाट इज द VRS क्राइटेरिया फॉर एन एम्प्लॉय। तो ये सवाल जरा कोई साथी अगर आज के सेशंस में जुड़े हैं तो ये किस तरह का सवाल आया था, जरा ये ब्रीफ कर देंगे तो अच्छा रहेगा कि क्या पूछा गया था। ये व्हाट इज द VRS क्राइटेरिया फॉर एन एम्प्लॉय, तो ये अच्छा रहेगा क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक वर्ड लिख दिया था VRS। तो मैं जितना समझ पाया VRS क्राइटेरिया के बारे में ही पूछा गया होगा। तो कोई साथी हैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से जुड़े हैं? सर, VRS के मामले में 30 साल की सर्विस या 55 साल की एज, ये क्राइटेरिया है। ओके, तो VRS के लिए एक एज क्राइटेरिया पूछा गया है। और दरअसल VRS लेने के फायदे क्या होते हैं, आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, अपने बचे हुए जो लाइफ है उसको आप एक्सप्लोर करने के लिए हेल्थ रिलेटेड और भी चीज़ों को, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको निभाने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो ये जो मौका बैंक में क्राइटेरिया मिलता है, तो ये आप जैसे बता रहे हैं आपकी बैंक में 30 साल की सर्विस है, लेकिन ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से 25 ईयर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस होना चाहिए या उसका एज जो है 55 ईयर्स होना चाहिए। तो आप की पॉलिसी में थोड़ा एक बार देख लीजिएगा कि सर, ये यही है हमारा। आंसर तो यही सही होना चाहिए। ये ऑप्शन था कि नहीं? हमारे यहाँ सर्कुलर है सर इसका, 30 सर्कुलर है साल ना? की। हाँ, ओके। मैनुअल में है ये। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से ये 25 ईयर ऑफ सर्विस और कंप्लीटेड 55 ईयर्स है। और बाकी आप जैसा कह रहे हैं कि आपके मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में पॉलिसी के हिसाब से, HR पॉलिसी के हिसाब से है, तो वो 30 ईयर की सर्विस होगा। तो क्या हमने इसको जो HR पॉलिसी डिस्कस किया था उसमें ये आया था क्या, ये वाला? नहीं आता सर। नहीं आया सर, था वो। ठीक है, तो इसको आप सर अपने ये थोड़ा सा पॉलिसी। ये घुमा के था ये सर, ये क्वेश्चन थोड़ा। अच्छा, कैसा था अच्छा, बताइए? इतनी इतनी इजी वे में नहीं था ये क्वेश्चन। बताइए जरा कैसा घुमा के था। जैसे हम्म, ऐसा था कि व्हाट इज द हाँ, क्राइटेरिया ऑफ इसका, ठीक है, अच्छा। VRS का। और हम्म, जिसमें कुछ ऐसा था कि मैनेजमेंट के द्वारा हम्म, कि ऐसा करते कि उनको दिलवाया जाता है, ओके। ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन था। अच्छा, मैनेजमेंट के द्वारा VRS दिलवाया जाता है, ऐसा कुछ हाँ था? हाँ हाँ ओके, तो कुल मिला के यही था ना कि कितने साल की हाँ हाँ हाँ, कितने साल, कंप्लीटेड हाँ सर। सर्विस है। हाँ क्या सर। होता है, सवाल कभी लंबा होता है ना तो आप उसको आंसर पे चले जाया करिए, है ना कृष्णा जी? आंसर पे चले हाँ जाएंगे सर। तो आपको सवाल पढ़ने में भी सुविधा हो जाएगी। तो आंसर से आधार पर हमको जो है देखने मिल जाता है। तो जैसे आपने कहा कि आपका जो है पॉलिसी में लिखा है, क्या लिखा है आपकी पॉलिसी में? 30 ईयर लिखा है ना? हाँ सर, 55-30। है ना? 30 ईयर रखा हुआ है। तो वो फिर 30 ईयर कंप्लीटेड सर्विस होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? 55 ईयर की एज कंप्लीशन 55। होनी चाहिए, तभी जाके ये आपका ये VRS ले सकते हैं, है ना? तो इसको हम्म सुधार देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से जो है 25 साल के बाद होता है। तो ये हम्म आपके जो HR पॉलिसी होता है, क्रेडिट पॉलिसी होता है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर्स होते हैं कि वो जो हम्म। है, वाह, मीरा जी भी जुड़े हैं, सौरभ जी भी जुड़े हैं। वाह, कैसे हैं मीरा जी? सर ठीक है सर, बढ़िया सर। आप एकदम कैसे हैं सर? एकदम शानदार, जबरदस्त, सब बेहतरीन तरीके से। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथियों के लिए ये रिकॉल जी सर। क्वेश्चन। और उसमें से ये सवाल पूछा गया था कि जो VRS की फैसिलिटी है वो जो एम्प्लॉई हैं उनको कब उसको अवसर मिलता है या कब अप्लाई कर सकते हैं, ये फैसिलिटी दी जाती है। जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि अगर कोई एम्प्लॉई 30 साल का जो कंप्लीटेड सर्विस है, 30 साल कर लिया हो और या उसका एज जो है 55 ईयर्स कंप्लीट कर लिया हो,
तो सर क्वेश्चन को काफी ज्यादा घुमा के, इस क्वेश्चन को उनने अच्छा खासा घुमा के पूछा था। मतलब ऐसा क्या? रीजनल मैनेजर या कि एचओ लेवल से कौन सी अनुशंसा की तरह कितने समय पे उनको पहले से रिटायरमेंट दी जा सकती है, ऐसा था। हाँ हाँ अच्छा, रीजनल मैनेजर अगर अनुशंसा करेंगे हाँ तब उन सैंक्शन हाँ करेगा। उनकी और एचओ कमेटी की तरफ से कौन सी अनुशंसा की तरह उनको कितने समय पे उनको रिटायरमेंट दी जा सकती है। वही था 55 और 30, मतलब 55 साल या तो कंप्लीट और 30 ईयर तो सर्विस हो। तो विकास जी ये बात तो क्लियर है ना कि जी वीआरएस का एप्लीकेशन दोगे और वो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर हाँ बिल्कुल सर। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होता है, ब्रांच से रिकमेंडेशन होगा, फिर आरओ से रिकमेंडेशन होगा, तो उस प्रकरण पर विचार किया जाता है हेड ऑफिस में और उसको जो है अनुमोदित किया जाता है कि इनको वीआरएस प्रदान कर सकते हैं। फिर उसमें ऑडिट होता है, आप पिछले 5 साल में कहाँ काम किए, आपके द्वारा बैंक को कोई नुकसान होने की आशंका तो नहीं है, ये तमाम चीजें देखी जाती हैं और फिर आपके जो उसको वीआरएस दिया जाता है। तो वीआरएस देने के लिए तो क्राइटेरिया पूछा गया था, तो 30 ईयर का सर्विस और कंप्लीटेड, ये दोनों आया था क्या? दोनों ऑप्शन था कि एक सिंगल 30 ईयर था? नहीं, दोनों था, नहीं 55 सर, रेशियो 30 था। अच्छा, एक 32 भी था सर। नहीं नहीं ये ऑप्शन कह कई रहे हैं सारे थे। नहीं, ऑप्शन में ये दोनों चीजें शामिल थी, एक 30 ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विसेज एंड एज कंप्लीटेड 55 ईयर, ये था ना सभी में? हाँ हाँ हाँ, सर, ये रेशियो था में ये था आंसर दिया ये था, था, इस टाइप से रेशियो में। रेशियो में बहुत था आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। ये सवाल पूछा गया था, मैटरनिटी लीव इज अवेलेबल फॉर वुमेन स्टाफ फॉर हाउ मेनी डेज, ये पूछा गया था ना कृष्णा जी, क्या हाँ था? हाँ सर, ये पूछा आया गया था था। सर, उसमें ऐसा था कि मतलब मैटरनिटी लीव जो है वो पूरे बैंकिंग कॉल में अधिकतम कितने मंथ की दी जा सकती है। ये भी थोड़ी सी ट्विस्ट करके थी सर। अच्छा, हाँ ये भी थोड़ा सा, हाँ। हाँ तो पूरा वो तो 2 बार ही मिलता है सर, 6 मंथ का मैक्सिमम, तो 2 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से इसमें से, तो अच्छा, हाँ, ऐसे 2 क्वेश्चन थे। 2 क्या क्वेश्चन ट्विस्ट थे। किया था कृष्णा जी, क्या ट्वीट किया था इसमें, मतलब ट्विस्ट तो क्या किया ट्विस्ट था? ही ये किया था, मतलब हम्म, इतनी इजी वे में ये नहीं बोला था कि हाँ कितने दिन के लिए, ये ऐसे हो जाता है तो, मतलब सर ध्यान में नहीं है अभी ये, हम्म। अच्छा, लेकिन अभी ट्विस्ट ये था इतना फिर। ट्विस्ट कर दिया तो मतलब ध्यान में हाँ, रखना मेरे को चाहिए। हाँ, सेव करके स्किप करनी पड़ी, फिर मैं ओके बाद में आंसर देखा, फिर क्वेश्चन हाँ, देखा तो फिर समझ में आई। ओके। ये है। तो मैटरनिटी लीव जो है एक वुमेन स्टाफ को जो मिलता है मैक्सिमम एक टाइम के लिए कितना मिलता है? 6 मंथ मिलता है ना, 6 मंथ, है ना? इंटायर सर्विस का पूछा था। इंटायर सर्विस का तो फिर 1 ईयर हम्म होगा। हम्म। हम्म तो मंथ में दिया था सर। मंथ में दिया था, 12 मंथ्स में। हम्म तो दो सवाल बच्चे की 2 बार मिलते हैं ना सर, हाँ जी, 2 बच्चे की 2 बार मिलते हैं। हाँ हाँ, यस राइटली सेड, 2 बच्चे हैं तो 2 बार मिलते हैं। तो ये जो है मातृत्व अवकाश बोलते हैं कि ये मैक्सिमम जो है 6 महीने का मिलेगा एक बार में, और दूसरे बच्चे के लिए भी 6 महीने का मिलेगा, और ये पूरे सर्विस में वो टोटल 12 महीने का पूछा गया था, यही पूछा गया था ना कृष्णा जी? हाँ सर। लेकिन हाँ यहाँ सर, पर हाँ यही चूंकि था। आप लोग जो सवाल भेजे उसमें सिर्फ उन्होंने मैटरनिटी लीव लिख दिया, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से उसको अच्छा। क्वेश्चन क्रिएट किया। हम्म तो इसीलिए चर्चा करने पर हम लोग को जो है यहाँ क्लियर होता है, अगर हम्म एक बार मैटरनिटी लीव 6 महीने का ले सकते हैं अधिकतम, और अगर पूरे करियर में देखें तो 12 महीना, क्योंकि अभी हम लोग 1-2 दिन पहले ही पढ़े थे आप लोग का, है ना, ये एचआर हम्म पॉलिसी की बात पढ़े थे। हाँ सर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये सवाल देखिए, सवाल पूछ रहा है कि if a sanction limit of a firm is ₹5 lakhs and stock is ₹6 lakhs with 25% margin sanction, then calculate the drawing power of the account। ये अगर देखेंगे तो साल 20-21 और 21-22 का बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल था, और मैं बोलता हूँ कुछ हद तक 19-20 में भी ये सवाल आया कि एक आपने कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन शेयर भी किया था, सेम क्वेश्चन था सर। सेम क्वेश्चन था, हाँ और सेम ये क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन तो आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे, सवाल का जवाब दे दिए होंगे जैसा कि ये हाँ विजय सर। जी और सभी लोग दे रहे हैं, बिल्कुल। शंकर महाराज जी हैं। तो ये बोला गया है कि एक अगर कोई फर्म है आपके यहाँ से फाइनेंस लिया हुआ है, स्टॉक के अगेंस्ट लोन लिया है कैश क्रेडिट, और उसकी लिमिट है 5 लाख, 5 लाख की लिमिट है। तो जब हम लिमिट सैंक्शन करते हैं तो लिमिट सैंक्शन करने के लिए उनको बोलते हैं कि आप स्टॉक मेंटेन करना,
स्टॉक मेंटेन करना, क्योंकि हम मार्जिन दिए हैं 25%। मतलब अगर आप 100 रुपए का स्टॉक रखोगे तो हम 75 रुपए हम आपको निकालने देंगे। तो ये बोलते हैं स्टॉक मेंटेन करना, मार्जिन मेंटेन करना 25%। और ड्राइंग पावर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, तो ये तो सभी लोगों ने सही कर लिया होगा। तो सैंक्शन लिमिट दिया गया है, देखिए 5 लाख। स्टॉक जो है वो 6 लाख का है, मार्जिन 25% है। तो ड्राइंग पावर क्या होता है, स्टॉक माइनस मार्जिन ड्राइंग पावर है। तो 6 लाख स्टॉक है और मार्जिन 25%, तो 6 का 25% कितना होगा, 1.50। तो 4.50 लैक्स इसका ड्राइंग पावर आ गया। अब ये जब ड्राइंग पावर आ जाता है तो हमको ये देखना होता है कि ये ड्राइंग पावर जो है सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ड्राइंग पावर शुड नॉट बी ग्रेटर देन सैंक्शन लिमिट। तो ये सैंक्शन लिमिट है 5 लाख, ड्राइंग पावर है 4.5 लाख। तो ये अगर एक चेक लेके आएगा कृष्णा जी, उसके खाते में अभी चेक 5 लाख की लिमिट है, चेक लेने आएगा, तो चेक लेके आएगा तो कितना लिमिट तक पास करेंगे आप, 4.5 लाख तक। भले ही उसकी सैंक्शन लिमिट 5 लाख है, लेकिन उसको हम देखेंगे क्योंकि ड्राइंग पावर स्टॉक मेंटेन नहीं किया, तो हम 4.5 लाख तक ही पास करेंगे। चलिए, ये तो आप सभी ने अच्छा किया होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये पूछा गया था, व्हाट इज द कासा परसेंटेज ऑफ मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022। ये तो आप लोग को मैंने बोला था तो अपने सेशन में भी, कासा परसेंटेज याद करके जाना। तो ये कासा परसेंटेज के बारे में ये सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द कासा परसेंटेज ऑफ मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022। क्या था इसका कासा परसेंटेज आपका, लगभग 50% से 50 या कुछ 52 है सर, 52 52 पॉइंट कुछ है। ओके, 52.72 52.02। अच्छा, तो आप देख लीजिएगा उसको। आपने क्या क्या ऑप्शन थे, तो ऑप्शन में कितना डिफरेंस था, बहुत डिफरेंस था सर, बहुत डिफरेंस था। क्लियर था। हाँ, ये क्लियर था। अच्छा 46 था, 52.02 और ऐसा कुछ था। ओके ओके, मतलब ये था कि ऑप्शन में ऐसे डाउट करने लायक नहीं था। तो जब कासा इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका जो सोर्स ऑफ फंड है उसमें कॉस्ट कम पड़ता है, और क्योंकि जो हमारे पास जो पैसा सोर्स रहता है उसी को हम लोन में डिप्लॉय करते हैं। तो ये कासा जो है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को बोला जाता है, और इनमें जो है कॉस्ट हमारा कम पड़ता है ना। मेरी आवाज़ अब तक क्लियर पहुंच रही है, क्योंकि मेरे जस्ट बगल जी। में डीजे बज रहा है ना, गणपति बाबा का डीजे बज रहा है। बहुत ही शानदार लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो डीजे की भी आवाज़ आ रही होगी। थोड़ा थोड़ा आप लोग भी आनंद ले लीजिए, है ना। क्योंकि समाज में कुछ होता है ना, वो ना कृष्णा गौतम जी, अगर रास्ते में कहीं जा रहे हो, आपकी गाड़ी फंसी हुई है, सामने बारात जा रही है, तो इरिटेट होने से अच्छा थोड़ा सा ठुमका लगा लो, वहाँ भी थोड़ा नाच लो, ऐसी वाली स्थिति है यहाँ पर, है ना। तो मुझे तो बहुत अच्छे से आ रही, हो सकता है थोड़ा बहुत ही आपको माइक में आ रही होगी। तो कासा परसेंटेज आपका जैसे बताया कि इसमें क्लियरिटी था, डिफरेंस अच्छा था। आप लोग 50% के आसपास मुझे याद आ रहा है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं 52%, तो सही होगा। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन कोड ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। तो ये यही आया था क्या, डिमांड ड्राफ्ट से जुड़ा हुआ, या कुछ दूसरा आया था? कृष्णा जी। ड्राफ्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कोड? हाँ, नहीं तो सर, ये ये नहीं नहीं आया आया था, था, ये नहीं नहीं आया आया था। था सर, कल को। ये नहीं आया था सर। तो हमको तो जो सवाल भेजा है उसने केवल डिमांड ड्राफ्ट लिखा है, तो सर हम तो डिमांड ड्राफ्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। हम्म क्वेश्चन ये थी, इसको भी थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा था कि अगर वो 50,000 वाले आंसर है जो कि कैश में नहीं हो, कैश में नहीं जाना जो, अच्छा हाँ, कि कैश में कितने तक हो सकता है, उससे ऊपर इतना ले जाना है, इतना कैश चेक नहीं ले सकते, या उसके बाद चेक से ही क्लियर होगा, ऐसे 50,000 से करके ऊपर पूरा तक का था वो। हाँ 50,000 से ऊपर मतलब तक का ऐसा कुछ आंसर आ रहा था उसका। नहीं, इशू करने के बारे कितने में था केस कि 50,000 में बना, के हाँ आंसर होगा, कैश में कितने बना सकते हैं, लेकिन इसमें कितने लंबा में चौड़ा बना लिखा हुआ था। अच्छा, लंबा चौड़ा लिखा हुआ था, लेकिन उसका उद्देश्य जी। यही था कि आप एक बैंक में हाँ, कहने जाके का नगद में मतलब कितने वही रुपए था का कि डीडी जो है कितने, कैश में बना सकते हैं। केस में बना सकते हैं, जी सर। आंसर में था कि इक्वल, इक्वल और मतलब उससे ऊपर, ये ओके। मतलब उससे नीचे, हम्म बिलो, कितने तक में।
अच्छा, सर, तो क्वेश्चन तो इतना लंबा घुमाया था कि कम से कम 4 लाइन का तो क्वेश्चन बनाता था। हाँ सर, 4 सभी लाइन के क्वेश्चन क्वेश्चन, 4 लाइन सभी क्वेश्चन से कम इतने के नहीं थे लंबे सर। थे। 4 लाइन के क्वेश्चन थे पहले और बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब ये जो है ना, अभी 2-3 एग्जाम या 3 या 4 एग्जाम हो गया, वहीं से ये बात आ रही है। जब से ये जो 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर देने लगा ना, 5 मल्टीपल चॉइस, तो वहां पर ये इतने सारे क्वेश्चन जो है लंबे लंबे किए हैं, जिसमें आपका त्रिपुरा ग्रामीण बैंक भी है और उत्कल ग्रामीण बैंक में भी है, और ये आपका मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज द ट्रांजैक्शन कोड, मैंने लिखा क्योंकि मुझे डिमांड ड्राफ्ट से जुड़ा हुआ ये पॉपुलर सीरीज का सवाल दिखा। एक तो पूरे सवाल नहीं आए थे इसलिए मैंने ये लिखा, लेकिन आपसे चर्चा करने पर ये क्लियर हुआ कि डिमांड ड्राफ्ट में ये सवाल पूछा गया था घुमा घुमा के 4-5 लाइन में, कि अगर कोई कस्टमर कैश में डीडी जारी करना चाहता है, बैंक के पास आता है, तो कैश में कितने रुपए की डीडी जारी कर सकता है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए थे कि 50,000 से कम या 49,999 तक कर सकता है। ये सवाल थे। चलिए, अगला सवाल पूछा गया था सीटीएस के बारे में। सीटीएस के बारे में कौन सा सवाल आया था, बताइए कृष्णा जी, सीटीएस के बारे में। हाँ, फुल फॉर्म आया था उसका। फुल फॉर्म आया था। अच्छा, फुल तो ये फॉर्म आया देखिए था हमारे CTS साथी का। ने बता दिया कि सीटीएस का फुल फॉर्म आया था। तो सीटीएस का फुल फॉर्म है चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसकी जब शुरुआत की गई है तो चेक को एक फॉर्मेट में डाला गया है कि सभी बैंकों के चेक जो है इस फॉर्मेट के आधार पर होंगे, ताकि उनको सीटीएस जो क्लियरिंग सिस्टम है, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के आधार पर उनका भुगतान किया जा सके। तो सीटीएस का जो फुल फॉर्म है चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम है, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो क्लियरिंग में यूज किया जाता है। जो भी शाखा में जो चेक आते हैं वो फिजिकल चेक शाखा में रहेंगे, उस फिजिकल चेक का जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज है वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक इमेज को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको डेबिट मैंडेट के तौर पर क्लियर करने के लिए और क्लियरिंग प्रोसेस में उसको शामिल करने की जो पद्धति है उसको बोलते हैं चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। तो ये तो सभी ने अच्छा किया होगा। कई साथी इसमें भी गलत कर दिए बोल रहे थे, क्योंकि इसमें कुछ और क्या क्या ऑप्शन दिया था कृष्णा जी, एक आध दिया था कैसा कुछ? सर चेक क्लियरिंग सिस्टम कुछ करके था, और भी इस टाइप का ऑप्शन था। चेक ट्रांसमिशन सिस्टम ऐसा कुछ हाँ होता है ना। हाँ। तो उसमें टैग जैसे ये कोई चार्ज ट्रांजैक्शन सिस्टम लिख दे रहे, चेक हाँ। ट्रांजैक्शन सिस्टम हम्म। है ना, तो वो ऐसा गलत कर हम्म। देता है। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये पूछा गया था व्हाट इज जनरल क्रॉसिंग इन चेक, या क्या पूछा गया था ये? चेक से रिलेटेड तो हाँ, 2-3 क्वेश्चन आए थे सर। सेम क्वेश्चन जनरल था क्रॉसिंग ये आया था, क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था सर, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था ये। हाँ। व्हाट इज द जनरल क्रॉसिंग? जनरल क्रॉसिंग, ये देखिए चेक आपके सामने एक स्क्रीन पर है ना, दिख रहा है ना। इस चेक के फेस पर अगर 2 पैरेलल लाइन खींच दिया जाए तो ये जनरल क्रॉसिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनरल क्रॉसिंग। सो टू सर चेक से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछा है सर। अच्छा, तो अभी चर्चा कर लेते हैं, जितना खत्म हो जाएगा सब फिर आपकी बारी। मेरे पास जितने सवाल यहाँ बनाए हूँ उतना तक मैं पढ़ लेता हूँ, और मेरा सवाल खत्म होने के बाद समय शुरू होगा आपका। फिर आप लोग सवाल बताइएगा, जितना सवाल बच जाएंगे सब, है ना। और कल तो छुट्टी है, अभी तो जग सकते हैं आज रात को, है ना। चलिए, तो व्हाट इज द जनरल क्रॉसिंग इन चेक? तो चेक में जो जनरल क्रॉसिंग क्या होता है, अगर किसी चेक के फेस में कहीं पर भी 2 पैरेलल लाइन खींच दी जाती है तो उसको बोलते हैं जनरल क्रॉसिंग। फिर इस चेक का भुगतान जो है क्या नहीं होगा, इस चेक का भुगतान काउंटर पे आएगा। तो मीरा जी, क्या होगा इस चेक का भुगतान, कैसे होगा? सर अकाउंट ट्रांसफर होगा सर। हाँ, अकाउंट ट्रांसफर होगा। इस चेक का भुगतान जो है नगद नहीं होगा। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये पूछा गया था, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मटेरियल अल्ट्रेशन ऑफ चेक। ये क्या था सवाल, इसमें बताइए। ये सवाल भी उन्होंने क्लियर नहीं भेजा था, सिर्फ मटेरियल अल्ट्रेशन लिखा था। ये भी सर नॉर्मल था, ऐसे ही था। ऐसे ही था कि निम्नलिखित में से हाँ कौन सा सेम था। मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। तो हम्म। ये मटेरियल अल्ट्रेशन है ऐसा लिखा है। मटेरियल अल्ट्रेशन है पूछा था कि मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है पूछा था? नहीं है ऐसा पूछा था नहीं उसमें। है। नहीं ऐसा पूछा था। हाँ, उसमें ऑप्शन भी थे कि अगर वो नॉर्मल मतलब चेक है आंसर था, बियरर के नाम से, तो मतलब उसमें हम लाइन क्रॉसिंग कर दें पैरेलल वो,
और अच्छा। और डेट चेंज कर दें या तो नेम चेंज कर दें, या तो मतलब जहाँ पे चेंजिंग करना है, कटिंग करना है, वो ऑप्शन थे। और एक था कि अगर लाइनिंग कर दिए हैं तो। अच्छा, तो यहाँ पूछा गया था कि कौन सा मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। तो अगर कोई बियरर चेक को ऑर्डर बना दिया जाए तो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। लेकिन चूंकि नहीं है, हाँ। नहीं, सवाल ये यहाँ पर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल अल्ट्रेशन ऑफ चेक, तो अगर कोई ऑर्डर चेक है उसको बियरर कर दिए तो मटेरियल अल्ट्रेशन होता है। तो मतलब आप लोगों का फंडा क्लियर है, तो आप कैसा भी पूछ लेगा इधर से उधर तो अभी सही कर लोगे इसमें मटेरियल अल्ट्रेशन के केस में। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये सवाल पूछा गया था, व्हाट इज द ब्रांच कॉर्पोरेट एरिया फॉर द करेंसी चेस्ट ऑपरेशन, ये सवाल आया था। हाँ सर, ये सर हाँ, पूछा था ये सर। सेम क्वेश्चन था। ये पूछा गया था। सेम नहीं, क्वेश्चन था ये। मतलब उसकी क्राइटेरिया पूछा था कि आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से करेंसी चेस्ट की मतलब क्या क्राइटेरिया है, कितने स्क्वायर फीट में होना चाहिए? हाँ, चेस्ट के लिए एक चेस्ट ब्रांच जो है वो ए टाइप करेंसी चेस्ट। हाँ, एक ए टाइप करेंसी चेस्ट का हम्म। एरिया कितना होना चाहिए, है ना। हम्म। तो कारपेट एरिया पूछा था कि पूरा कारपेट एरिया लिखा था उसमें। नहीं, कारपेट नहीं सर, करेंसी चेस्ट के लिए बस ये एरिया ही पूछा था स्क्वायर फीट में। ओके, और ऑप्शन क्या क्या थे। सर मैंने बाद में 200, देखा 300, 400, तो 500, ये तो नहीं, 1500 तो नहीं थे सर। 200, 200, गूगल करके देख लो तो 300, 1500 400, कुछ बता 500 रहा है, लेकिन और एक वैसे ऑप्शन था, ऐसे ही था। 500 ये थे। मिनिमम जो होता है स्टार्टिंग ये 1200 स्क्वायर फीट से होता है ना, चेस्ट हम्म। करेंसी चेस्ट ऑपरेशन के लिए। फिर वो कारपेट एरिया के हिसाब से है ना। या हम्म। आपके उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि रूरल एरिया में थोड़ा सा एक अलग सा होता है, इसको स्टडी करना पड़ेगा, इसको एग्जैक्टली एक सेशन में ले आऊंगा, नहीं तो अच्छा हाँ रहेगा। सर, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। अलग अलग कैटेगरी का होता है ना, तो एक आरबीआई की हम्म। गाइडलाइन को थोड़ा पढ़ के स्टडी करके, जो अपडेटेड गाइडलाइन है उसमें सभी बैंकों के दिशा निर्देश के आधार पर एक छोटा सा वीडियो बना के मैं ला दूंगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये सवाल अभी 2-3 बैंकों में आ गया, नेशनलाइज बैंकों में भी हम्म। ये आ रहा है करेंसी चेस्ट ऑपरेशन के लिए, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनको जो है क्लीन नोट प्रदान करे, और उसके लिए एक करेंसी चेस्ट ऑपरेशन एक अहम भूमिका में रहता है। तो इसको हम लोग एक सेशन करके देख लेंगे, इसमें क्या सही है क्या गलत है, इसको स्टडी करके मैं बता दूंगा। और चलिए, अब बात करते हैं ये सीएमएस कैश मैनेजमेंट जो सर्विसेज है, सीएमएस जो है, इसमें कैश वैन रिक्वायरमेंट फॉर कैश रेमिटेंस ये आया था। ये क्या सवाल था। हाँ सर, आया था। ये क्वेश्चन ऐसा कितने था कि 5 लाख से ऊपर ले जाने के लिए, जैसे अपने बैंक के द्वारा अपने सर्कुलर के हिसाब से वैन दिया जाता है, मतलब वैन कितने ले अमाउंट जाने पे के लिए बैन है। हाँ, बैन में लेके जाना है। सीएमएस का नहीं तो था, सीएमएस नहीं लिखा था उसमें। एज सीएमएस नहीं था। एमपीजीबी गाइडलाइन, आपको कितने कैश के लिए बैन जरूरी है। एमपीजीबी गाइडलाइन के हिसाब से, तो आपके यहाँ पॉलिसी में कैश रेमिटेंस वाला पॉलिसी में कितना था, 5 लाख है ना। 5 लाख है सर। 5 लाख या उससे ऊपर के में, बट एक जनरलाइज हाँ, जो होता है नेशनलाइज बैंकों के में ये होता है 20 लाख एंड अबव। एक्चुअल में क्या होता है, 2 लाख रुपए तक आप पैदल चल चल के रेमिटेंस कर सकते हो, कोई सिक्योरिटी की जरूरत 5 नहीं। लाख तक। 20 लाख रुपए तक कोई गार्ड की जरूरत नहीं है, कोई गार्ड की जरूरत नहीं है, एक क्लर्क भी ले जा सकता है ना। 20 लाख से ऊपर जाते हैं तो एक आर्म गार्ड की जरूरत होती है, वैन की जरूरत होती है, फिर आपका प्यून की भी जरूरत होती है। तो ये 20 लाख से ऊपर, बट आपकी पॉलिसी में वो दिया गया है तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए जो पॉलिसी में 5 लाख है तो उसको भी सही मानेंगे, है ना। उसमें तो भी अमाउंट में कंफ्यूजन था, 5 लाख और 10 लाख। 10 हाँ, लाख और क्योंकि 5 लाख दोनों कंफ्यूजन है सर, सर्कुलर में है दोनों, ना। क्योंकि 10 लाख में ये होता है सर कि 10 लाख अगर अपन वो करते हैं, रेमिटेंस करते हैं, तो उसमें गाड़ी का किराया मिलता है। अगर उससे कम है तो गाड़ी का किराया नहीं मिलता है, और इसमें इनने गाड़ी का बोला था। सर सर्कुलर में ये दिया हुआ है ना कि 5 लाख तक, 2 लाख तो हाँ, गाड़ी चाहिए पैदल वो। चल जा सकते, ठीक है। और हाँ, 5 लाख 5 लाख तक से गाड़ी चाहिए। नहीं, 5 लाख तक आप बस से जा सकते हैं, ठीक है, बस से ला जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद 10 लाख की तक है ना, जैसे उसके बाद की क्लियर नहीं किया कि हाँ इसके बाद 10 लाख हो या फिर इससे ज्यादा हो तो वैन चाहिए, लेकिन उसके बाद तो वैन चाहिए ही होती है। ओके, नहीं, इसमें वो 5 आरओ से से तो ऊपर परमिशन का बैन भी कुछ चाहिए ही। था सर।
ठीक पर है, बैंक का चार्ज जो है 10 लाख के ऊपर भी ही मिलता है, 10 से या तो वो। ओके। तो ठीक है, मतलब इसमें ये देखा जाए कि आपके पॉलिसी के हिसाब से 2 लाख तक पैदल, 5 लाख तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 5 लाख के ऊपर जो है वो आपको कैश वैन, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर रूरल ब्रांचेस में रहते हैं और वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिलना मुश्किल रहता है, एक जाता होगा सुबह, एक आता होगा शाम को। इसी वजह से वो कैश वैन वो पॉलिसी, क्योंकि ये अपने-अपने ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पर भी ये ऐसा बताते हैं, है ना? चलिए, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। अगला सवाल है ये सवाल आया था कि इफ कस्टमर वांट्स टू ओपन ए जॉइंट अकाउंट विथ हिज रिलेटिव with mandate of till he will live, he will operate the account. After the death of him, his relative can take the amount. This type of mandate is called. ये सवाल आया था ना हाँ सेम हाँ सेम। ये कि एक ग्राहक आया था। आपके ब्रांच में आता है, आपसे निवेदन करता है कि मैनेजर साहब, कृष्णा गौतम मैनेजर साहब, मुझे मेरे रिश्तेदार के साथ एक ऐसा खाता खोल दीजिए जॉइंट अकाउंट में कि उस खाते का जो ऑपरेशन Until I die. है वो मेरे द्वारा ही किया जाएगा, मेरे जीवन पर्यंत तक नहीं करूंगा, मेरे मरने के बाद ही ये पैसा जो है मेरे साथ जो खाता खोले मेरे रिलेटिव उसको दे दीजिएगा। तो ये मैंडेट होता है, क्या मैंडेट होता है ये? फॉर्मल और सर्वाइवर। ये Formal फॉर्मर और सर्वाइवर होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मर एंड सर्वाइवर। तो ये कैसे केसेस में ऐसा होता है कृष्णा गौतम जी? ये जो है वो खातेदार जो है वो अगर पूरा ऑपरेट करना चाहता है, उसी के हिसाब से लेन देन करना चाहता है जब तक जिंदा रहेगा, जो वसीयत टाइप का है, ये मरने के बाद पैसा इसको दे देना, है ना? क्योंकि जस्ट लाइक इसमें और नॉमिनी में क्या अंतर है? इसमें और नॉमिनी में ये, इसमें भी जो नॉमिनी का अंतर रहता है, इसमें सर्वाइवर जो है ऑपरेट नहीं कर सकता, लेकिन है जॉइंट होल्डर, मतलब इस पैसे में ये जॉइंट अकाउंट ही है, ये है ना, ये जॉइंट अकाउंट ही है, पैसे में उसका अधिकार है पूरा। लेकिन नॉमिनी में अगर देखेंगे तो उसका अधिकार नहीं है, उसको मरने के बाद ही है। लेकिन इस फॉर्मर एंड सर्वाइवर में जिंदा रहते भी अधिकार है, बट खाते का लेन देन जो है वो वही कर सकता है, लेकिन जब कोर्ट का कुछ विवाद होगा तो ये पैसा दोनों का है। क्लियर है? चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये भी सवाल आया था। A and B are maintaining a joint account in Madhya Pradesh Gramina Bank with nominee of C. If A dies, then if A is died, then the payment of TDR या fixed deposit receipt is to be paid after maturity. जी सेम क्वेश्चन था, सेम था। सेम था। A और B एक खाता मेंटेन करते हैं, ज्वाइंट खाता आपके एमपीजीबी शाखा में, जिसमें उन्होंने C को नॉमिनी रखा है। A की अचानक मृत्यु हो जाती है तो वो जो फिक्स डिपॉजिट है अगर मैच्योर्ड हो गया तो पैसा किसको मिलेगा? तो किसको मिलेगा कृष्णा जी? बी को मिलेगा। बी को सर। B को मिलेगा। अब इसमें जो नॉमिनी है C को कब पैसा मिलेगा विकास जी? आफ्टर डेथ ऑफ बी। नहीं, अब क्या होता है, अगर दोनों की एक साथ मौत हो गई तो नॉमिनी को पैसा देंगे, है ना? लेकिन अगर दोनों में से किसी एक की मौत हो गई तो उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया खत्म, नॉमिनी का रोल खत्म हो जाता है। बिफोर मैच्योरिटी पे देंगे। अच्छा, है ना? जी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दोनों की एक साथ मौत हो गई तो C को मिलेगा, नॉमिनी को। अगर A की मृत्यु हो गई और मैच्योरिटी के बाद पैसा ले रहा है तो पैसा B को दे देंगे। मैच्योरिटी से पैसा पहले ले रहा है तो B प्लस जो मर गया है उसका जो लीगल हेयर, यहाँ नॉमिनी को भी नहीं, लीगल हेयर। ठीक है? मैच्योरिटी के बाद सर के बाद बी नॉमिनी चेंज कर सकता है उस पे क्या? अब कहा नॉमिनी है, उसके बाद तो खाता इसमें बोला जाता है कि अगर एक की मृत्यु हो गई तो पैसा B को दे दीजिए, खाता बंद कर दीजिए। खाते बंद करके आप तो नया वो कुछ भी बनाएगा फिर, है ना? ठीक है, जी। चलिए, नया अकाउंट तो आप ओपन लोगों हो ने गया सही तो। किया होगा। अब अगला सवाल आपके लिए पूछा गया था कि व्हाट इज द ग्रेस पीरियड अवेलेबल फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट भुगतान के लिए ग्रेस पीरियड दिए जाते हैं, कितने दिनों के दिए जाते हैं? 3 डेज का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, और ये ग्रेस पीरियड जो है यूजांस बिल में दिया जाता है। जो ये वाला नहीं था सर क्वेश्चन। क्या था सवाल? यूजांस का ऑप्शन था सर। कुशांश बिल हाँ, को नहीं क्वेश्चन यही था, यही था। यही हाँ, था यूजांस यूजांस मतलब बोलते हैं ये किस चीज के लिए, किस बिल के लिए
मतलब 3 क्या डेज का ये वो दिया दिया जाता जाता इसका है। इस- आसान यूजांस बिल और क्या क्या ऑप्शन थे, एक होता है डिमांड बिल। इसको थोड़ा सा घुमा के दिया था, बाकी अच्छा। क्वेश्चन यही था कुल मिला के। तो एक होता है यूजांस बिल, एक होता है डिमांड बिल, टर्म बिल बोलते हैं ना। तो टर्म बिल को हाँ। बोलते हैं यूजांस बिल। तो ये जो ग्रेस पीरियड दिया जाता है वो टर्म बिल में दिया जाता है, मतलब यूजांस बिल में दिया जाता है। ठीक है, यूजांस बिल में। तो जी। 3 डेज का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन में ये था, देखो सवाल था, व्हाट इज द ऑडिट फ्रीक्वेंसी फॉर द मीडियम रिस्क ब्रांचेस। ऑडिट जी। कब आएगा? अगर आपकी कोई ब्रांच जी। मीडियम रिस्क में है तो ऑडिट कब? ये आया था ना कृष्णा जी? ये हाँ था सर, पर ये लंबा था सेम सर, बहुत क्वेश्चन था। 3-4 लंबा सेम था था। पर घुमा के पूछा था इसको। हाँ, तो आप भी तो बहुत लंबे हो, है ना? तो सब लंबे क्वेश्चन यही लंबे था, पढ़े हो। क्या था बताइए? मेन बेस यही था क्वेश्चन का जो आपने पूछा है, व्हाट इज द ऑडिट फ्रीक्वेंसी फॉर मीडियम रिस्क ब्रांचेस। तो 4-5 ऑप्शन में लाइन था, और जोड़ दिया होगा, है ना? हाँ, हाँ 4-5 लाइन अलग जोड़ से दिया जोड़ था दिया सर था, इसमें। जोड़ दिया जोड़ होगा, दिया आपकी था। क्या-क्या ब्रांच उसमें? में ऑडिट होता है, ऑडिट में ये देखा जाता है, वो देखा जाता है ना? ऑडिट सर्वर में होता है, कई फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, रिस्क रेटिंग की जाती है, कंट्रोल रिस्क, बिजनेस रिस्क। आप बताइए, अगर इस दोनों को जोड़ के आपकी ब्रांच मीडियम रिस्क में आती है तो अगला जो ऑडिट खत्म होने के बाद वो ऑडिटर जो है कब आएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो जी। जब भी मीडियम इसमें रिस्क लंबा ब्रांच में है तो आपका जो ऑडिट फ्रीक्वेंसी है 12 टू 18 मंथ्स में होगा। 12 टू 18 मंथ्स में होगा मीडियम रिस्क के लिए। और अगर इसको हम लोग पॉलिसी में जैसा पढ़े थे उसके आधार पर देखिए, आपके बैंक में जो इंटरनल ऑडिट होता है वो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट कहते हैं, RBIA ऑडिट कहते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिसाइड होती है उसके रिस्क कैटेगरी के आधार पर। अगर एक्सट्रीमली हाई और वेरी हाई रिस्क ब्रांच है तो उसका ऑडिट जो है 6 टू 12 मंथ की फ्रीक्वेंसी में होगा। एक ऑडिट हो गया, उसके बाद अगला ऑडिट 6 टू 12 मंथ के बीच में हो जाएगा। अगर मीडियम रिस्क ब्रांच है तो 12 टू 18 मंथ्स में हो जाएगा, और लो रिस्क ब्रांच है तो 18 टू 24 मंथ्स में हो जाएगा। ये अलग अलग बैंक की अलग अलग पॉलिसी में होती है। तो ये मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक है। तो सवाल पूछा गया था ये मीडियम रिस्क का, तो मीडियम रिस्क में 12 टू 18 मंथ्स होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये सवाल पूछा गया था, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर सिस्टम ऑडिट एज पर द पॉलिसी ऑफ MPGB। सिस्टम ऑडिट जो आपकी होती है उसके लिए पूछा गया था सवाल, कि ये भी कुछ घुमा के पूछा गया था। हम मान के चलते घुमा के ही पूछा होगा, है ना? तो ये क्वेश्चन था, लेकिन फ्रीक्वेंसी फॉर इसका सिस्टम ऑप्शन में कुछ और था सर, राजीव जी फ्रीक्वेंसी में। सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुन रहे हैं? देखो सवाल ही इतना घुमा के पूछे, सवाल ही याद नहीं आ रहा है, इतना घुमा याद नहीं आ हाँ रहा सर, सुन सर। रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। सवाल ये बहुत सच में घुमा याद के नहीं था, आ रहा सर ऑप्शन ये। ऑप्शन बहुत अलग लंबा टाइप के लंबा थे। था सर, इसलिए याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि आपका जवाब सही किए होगे, निशाना सही जगह लगाए होंगे, क्योंकि हम लोग इतना लंबा लंबा पढ़े हैं ना सेशन, 2-2 घंटा, कोई लाइव सेशन 2-2 घंटा पढ़े हुआ, उतना धैर्य भी तो देखिए आप लोग हैं। 2 घंटा लाइव सेशन 12 बजे रात को पढ़ रहे हैं, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा तो ऐसे ही हो जाता है। अगर 1 घंटा के अंदर पढ़ाए ना तो हमें लगता है हम पढ़ाए नहीं, और आपको लगता है सर आज जल्दी खत्म कर दी। 1-2 जने ऐसे ही बोलते हैं, सर आज तो सेशन लिए टाइप को नहीं लगा बोलते। तो इसलिए सवाल भी लंबा लंबा आता है। तो यहाँ पर सिस्टम ऑडिट के लिए पूछा गया, तो सिस्टम ऑडिट में आपकी जो पीरियड ऑफ ऑडिट है एनुअली होता है, लेकिन अगर एक्सट्रीमली हाई रिस्क ब्रांच है तो 6 मंथ में होगा, वेरी हाई रिस्क ब्रांच है तो 6 मंथ, हाई रिस्क है तो 12 मंथ्स, मीडियम रिस्क है तो 12 मंथ्स, लो रिस्क है तो 12 मंथ्स। तो ये क्या आया था, किस रिस्क के लिए आया था, किसके लिए एनुअली आया था क्या? ये फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा था सर, कैसे पूछा था? सिस्टम ऑडिट से था, लेकिन इसका ऑप्शन कुछ और था सर, कुछ अलग बताइए चीज था ये, कौन सी तो चीज थी, ध्यान में नहीं आ बताओ रही। तो भला समझेंगे तो। कुछ ऐसा था कि एक ऑडिट होती है, उसमें कौन कौन सी ऑडिट होती है, सिस्टम ऑडिट भी होती है, हाँ, उसके साथ सिस्टम ऑडिट, और ये ऐसे ऑप्शन में कुछ ये करके सब था था। सर। अच्छा, वो ऑप्शन में आंसर ही ऐसा था था क्या? कि सिस्टम ऑडिट आंसर ही था, हैं? हाँ, सिस्टम ऑडिट आंसर ही था, सिस्टम सिस्टम, ऑडिट और सर। एक और कुछ था RC करके, क्या था? 3-4 ऑडिट जो होता है सर, वो ऑडिट का नाम दिया हुआ था, जैसे अपना 3-4 ऑडिट होते हैं, सिस्टम ऑडिट क्या क्या ऐसा करके 3-4 दिया हुआ था उसमें ऑप्शन। ओके, फिर तो इनमें जाके से और कौन सा जो है होता है ये पूछा गया था ना? हाँ जी। चलो बढ़िया है, कम से कम ये हमको तो पता चलता है ना, आप लोग जब बताते हो तो। अदरवाइज सवाल में तो यही लिखा था सिस्टम ऑडिट, तो हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दिए, है ना? चलिए अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन पर पूछा, ये पूछा गया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जी। CQICR, ये सवाल आया था। हाँ ये आया था, सर तो आवाज सेम नहीं आई सर। क्वेश्चन था, हाँ, व्हाट ये इज सेम द क्वेश्चन फुल था फॉर्म सर ऑफ ये। CQICR?
CKYC हाँ का सर, आया था फुल ना। क्या है? हाँ ये आया तो था, सेम आया था सर। सेम आया था। ये तो अभी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में भी आया था ना, सेंट्रल हाँ सर। KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री। इसमें क्या क्या ऑप्शन थे? घुमा के पूछा था कि कृष्णा जी इसमें? नहीं, ये ऐसे नहीं ही सर, था, घुमा के नहीं सिंपल पूछा था, सिंपल ऑप्शन था। थे ऐसे सेंट्रलाइज, जो जिसने नहीं पढ़ा होगा वो थोड़ा सा सेंट्रलाइज KYC। हाँ, रजिस्ट्री, फिर रजिस्ट्रार, ऐसे अच्छा, करके ऐसा था। ऐसा था। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ही देखिए। व्हाट इज द रेट ऑफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी फ्रॉम द जी। RBI? ये आया था। हाँ यस आया सर, था। ये आया था। ओके, तो ये मार्जिनल, इसका इंटरेस्ट रेट पूछा था RBI का। हाँ, इंटरेस्ट रेट पूछा था इंटरेस्ट सर। रेट। एक्चुअल में बैंकों को जब भी एकदम अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाती है, रात भर के लिए पैसे की जरूरत पड़ जाती है, एक दिन के लिए पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो उसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तौर पर RBI से मांगना पड़ता है। और ये उस पर जो ब्याज लेता है RBI, उसको बोलते हैं MSF रेट। और ये MSF रेट है अभी वर्तमान में 5.65%। कितना है? 5.65%। तो जब भी बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ती है तो RBI के पास जाते हैं। अगर एक रात के लिए पैसा मांगता है तो उसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। अगर जो है 7 दिन के लिए पैसा चाहिए तो फिर उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट कहते हैं, है ना। और ज्यादा लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो उसको बैंक रेट कहते हैं। बराबर है, बैंक रेट कहते हैं। तो ये इसमें ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के आधार पर ये पूछा गया था, तो ये 5.65% है। चलिए, और एक सवाल ये आया था, बैंक सेल क्रेडिट द शैडो एंट्री ऑफ अमाउंट ऑफ अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन टू द कस्टमर अकाउंट विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। ये सवाल आया था कि अगर किसी ग्राहक के खाते में अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो जाता है तो बैंक को उसका जो इंफॉर्मेशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने से पहले बिना मिले भी उसको कितने दिनों के अंदर शैडो क्रेडिट देना होता है, ये पूछा गया। कितने दिनों के अंदर? तो इसमें है वो विद इन 10 डेज। जब भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो 10 दिनों के अंदर शैडो क्रेडिट देना होता है। और जो फाइनल क्रेडिट होता है इंश्योरेंस कंपनी से कलेक्ट करके क्लेम व्लेम करके वो होता है 90 डेज में। तो बैंक को जैसे भी ऐसे अनऑथराइज्ड सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक का कंप्लेंट रिसीव होता है तो उसके 10 दिनों के अंदर जो है आपको एक शैडो क्रेडिट देना होता है कि उसके खाते में क्रेडिट होता है। वो एक्चुअल क्रेडिट नहीं होता है, शैडो क्रेडिट होता है। इसके पहले की इंश्योरेंस वाला सैंक्शन दे न दे उसके पहले भी आपको शैडो क्रेडिट देना है। उसका लिमिट है 10 डेज और फाइनल क्रेडिट देना है 90 दिन में। अगर रिजेक्ट हो गया तो शैडो क्रेडिट रिवर्स हो जाता है। तो ये पूछा गया था 10 दिन के लिए। तो ये कुछ 20 सवाल आज बना पाए थे हम लोग और 20 सवाल ही यहाँ पर मेरे साथियों का मैं नोट कर पाया था। और भी लोगों ने भेजा है सवाल, बट हम लोग किसी नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे, या अभी जो साथी हैं कुछ याद आ रहा है तो उन पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र जिंदगी में, क्योंकि हर सफ़र में हम सफ़र नहीं होते। तो आज का दिन हम तो वैसे पूरे समय आपके साथ में थे, लेकिन आज अकेले ही तो आपने सफ़र तय किया होगा, है ना। तो आप जो है अभी कुछ आप लोग को याद हो रहा है तो आप लोग ज़रा बताएंगे, क्योंकि ये सफ़र जो है आप लोगों ने अकेले ही तय किया है। तो ज़रा हम याद करके पूछते हैं कि आप लोगों को कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे। ये तो क्वेश्चन सर ऐसा था कि अगर कोई मॉर्गेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे होना चाहिए? जहाँ पे लोन है उस क्राइटेरिया में हो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी उस स्टेट की जहाँ पे उसको अगर वो की है, लीगल की है, तो वहाँ पे हो, या तो ऑल ओवर कंट्री हो, या कि कहीं पे भी ऐसे कुछ करके बढ़िया है। सवाल था ये। ऐसा बोला गया है कि जहाँ भी कोई कोलेटरल सिक्योरिटी अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना चाह रहे हैं तो कौन से एरिया में होगा, वो इक्विटेबल मॉर्गेज जमा कर रहे हैं तो होगा नोटिफाइड एरिया बाय स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे सिटी में जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है वैसी जगह में उसको मॉर्गेज किया जा सकता है। तो ये इस ऑप्शन में आप लगाए होंगे स्टेट गवर्नमेंट, नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो आपका आंसर सही हो गया होगा। ठीक है, और कोई सवाल याद आ रहा है? PMJJY प्रीमियम पूछा था। अरे वाह, तो किस तरह का पूछा था? साल भर का सालाना प्रीमियम पूछा था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जी साल भर का। एक साल प्रीमियम भर का। पूछा था, और एक ये भी इसमें एक क्वेश्चन और था 436 कि रुपए लगा दिए आप कितना लोगों ने। हाँ, चार 436 और कर वो लो।
ओके। मतलब कितना कमीशन बैंक के द्वारा क्या और इसी में दिया पूछा जाता था है तो क्या? कि बैंक LIC वाला में कितना कमीशन देते हैं अच्छा, कितना कमीशन देते हैं? ऐसा कर 11 रुपए ऐसा कुछ आंसर था 11 रुपए है। तो पुराना है हमें इसी अच्छा, चलिए और क्या सवाल पूछा था? केवाईसी से जुड़ा हुआ कोई सवाल आया, याद आया था? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन पेबल टू ऐसा कुछ था सर इसमें हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन पेबल टू पार्टिसिपेटिंग बैंक ऐसा करके दिया था इसी में अच्छा, इतना एडमिनिस्ट्रेटिव चार एक्सपेंस वो कितना जी था? मैंने बताया 11 था रुपए ऐसा आंसर था कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो आप लोगों को बताया था, बैंक कितने मिलाती है ऐसा करके 11 रुपीज ही है। जी कि पुराने में 11 था ना, वो अभी अभी भी 11 रुपी ही है वो, है ना? हाँ 11 उसमें भी 11 ही है सर अभी भी। 11 अभी भी 11 और रुपीज। एक आया था सर केवाईसी ड्यू 395 डिलिजेंस वेरिफिकेशन का अच्छा, क्या आया था? केवाईसी ड्यू डिलिजेंस वेरिफिकेशन कितने साल में ऐसा करके लंबा पूछा था और उसका हाँ। आंसर 10 साल या 10 लाख से अधिक के ऋण खाते एग्रीकल्चर MSME ऐसा करके दिया था जो CDDI का पूछा था क्या? जी जी CDDI केवाईसी एंड ड्यू डिलिजेंस कितने खाते में MSME हो या एग्रीकल्चर हो या ऋण खाते हो या गारंटर हो ऐसा करके बहुत सारा लंबा दिया था तो कितने कस्टमर ड्यू साल में करते डिलिजेंस जी वो 10 लाख से ऊपर वाले खातों में किए 10 जाते लाख से जी जी 10 लाख से ऊपर ठीक से है। खाते खाता हैं। ओके, एक क्वेश्चन और था सर, जैसे 5 लाख का DI GCS करके वो जो बीमा कवर करते हैं बैंक में, अच्छा। तो कौन उससे बाहर हो सकता है? कोई प्राइवेट बैंक, कोई पर्टिकुलर ब्रांच, या तो कोई बैंक नहीं चाहता है वो उससे बाहर हो सकता है? अच्छा, और क्या ऑप्शन था? निजी बैंक या निजी बैंक। हाँ, कोई प्राइवेट बैंक चाहे तो उससे बाहर हो सकता है। हम्म, तो वो गवर्नमेंट डिपॉजिट भी आया था उसमें? नहीं, उसमें ऑप्शन ये था कोई भी बैंक उससे बाहर नहीं हो सकता है, सबको हाँ, वो सबको ये भी करना ऑप्शन था, सबका करना पड़ेगा। सबका करना पड़ेगा। डिपॉजिट शुड बी इंश्योर्ड, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपॉजिट टेकिंग बैंक, है ना, इंश्योरिंग बैंक का उसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और बताइए, ये प्रियरिटी सेक्टर से एक भी सवाल नहीं आया क्या? प्रियरिटी प्रायोरिटी सेक्टर से आया था सर एक आया था। RRB का कितना रहता है 75% वीकर सेक्शन? नहीं RRB का टारगेट शायद पूछा था कौन सा टारगेट था कि क्या टारगेट? प्रायोरिटी सेक्टर में कितने परसेंटेज लोन करना है? टोटल प्रियरिटी सेक्टर हाँ टोटल पैसे सेक्टर RIB के लिए 1 to 2 में 75% ऑफ द ENBC। हाँ और आउटस्टैंडिंग भी था क्या वहां पर? नहीं सर आउटस्टैंडिंग नहीं था सर। नहीं था। स्टैंड में था ओके, सर 1 to 2 में पूछा था उन्होंने कमजोर वर्ग के लिए कितना परसेंट RRB में। अच्छा, मतलब वीकर सेक्शन के लिए जो 15% वो पूछा था। हाँ एक दिन हम लोग वो भी चर्चा करेंगे, वो 1 to 2 वाला भी करेंगे, 2 to 3 वाला भी करेंगे। उसमें भी Endorsement check के बारे में याद आए पूछा तो था आप भी सर। भेज दीजिएगा। हाँ जी, बैक साइड साइन करते हैं ना, उसके बारे में पूछा था, इंडोर्समेंट चेक के बारे में। अच्छा, तो ऐसे तो पूरा मतलब सब काफी साथियों ने बोला चेक लगभग से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछा सर। एक पूछा था एडहोक चेक क्या होता है? हाँ, क्या चेक पूछा था? एडहोक चेक एडहॉक चेक एडहॉक चेक पूछा था। हाँ एडहॉक चेक पूछा था कि जी। इंश्योर्ड चेक पूछा था? एडहॉक क्या चेक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडहॉक चेक? व्हाट इज द ऐसा मीनिंग था ऑफ कुछ एडहॉक मिला। चेक? हाँ हाँ। कुछ ऐसा ही था, मतलब और उसका ऑप्शन मतलब की क्या क्या है? मतलब ये एडहोक चेक क्या होता है? हाँ, तो उसका नहीं। मतलब ऑप्शन क्या क्या था? पैरेलल लाइन और क्या क्या, इनकम्प्लीट चेक। पैरेलल लाइन या फिर हम्म, इनकम्प्लीट चेक इनकम्प्लीट चेक का आंसर था। छोटे तो जो इंचोट चेक पूछा होगा ना, इंचोट चेक तो फिर इनकम्प्लीट चेक हाँ होगा। इंश्योर्ड चेक, हाँ इंश्योर्ड चेक। इंचोट चेक है ना, तो अभी कल भी हम चर्चा किए थे ना। सही बात तो इनकम्प्लीट चेक हाँ, इनकम्प्लीट चेक है, इंचोट चेक को इनकम्प्लीट चेक कहते हैं। तो जितने सारे सवाल हम लोग चर्चा किए थे पिछले समय, वही तो 80-90-80% तो वही आ गए थे ऐसे हाँ सवाल। लगभग सर। मैक्सिमम क्वेश्चन थे सर, मैक्सिमम हाँ। क्वेश्चन थे। बस ये है कि थोड़ा सा पॉलिसी उनको से भी जो है बढ़िया सर बोलिए। पॉलिसी से 4-5 क्वेश्चन पॉलिसी से भी आ गई। अच्छा, कौन कौन से आए थे इंटरनल से, बताइए जरा पॉलिसी से। जैसे पॉलिसी से ये मैटरनिटी वाली आई थी, फिर ये
ये वाली आ गई, क्या बोलते हैं, रिटायर वीआरएस वाली। अच्छा, और लोन से? और लोन से? हेलमास से पूछा था सर, हेलमास, व्हाट इज हेलमास? वो क्या है इसको हेलमास? लंबा क्या है? चौड़ा तो हेलमास सर, ट्रेजरी का सॉफ्टवेयर है क्या? ट्रेजरी का? हाँ एमपी गवर्नमेंट का? मतलब ये एमपी गवर्नमेंट की, हाँ हम्म, एमपी गवर्नमेंट की सॉफ्टवेयर है, जिसपे मतलब ये कौन सा लोन इसके लिए ये होता है, मॉनिटरिंग यूज होता है, करती कौन है से लोन के लिए, किस किसकी चीज जानकारी के लिए को, मॉनिटरिंग करती है? किसको मॉनिटरिंग करती है? एजुकेशन अच्छा, लोन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। इसमें ओके। सर हायर एमएसएमई था, एजुकेशन, कॉर्पोरेट लोन था, ऐसा करके 3-4 क्वेश्चन थे वो। तो ये तीन चार कॉर्पोरेट का लोन एमएसएमई की है ऑप्शन था। था। शायद, आपकी कॉर्पोरेट लोन को मॉनिटरिंग करता है उसमें, है ना? या क्या पॉलिसी सर? एक बार पॉलिसी देख के सवाल एक बार सर भेज इसका दीजिए ये आप। करती सर, हम्म, ये थी ऑप्शन, ये होगा आंसर, क्या बोलते हैं, हायर एजुकेशन। अच्छा, हायर एजुकेशन, ओके। और उससे केवाईसी से और सवाल नहीं आया था कोई, केवाईसी से? हैं? नहीं सर, केवाईसी से कोई सवाल नहीं आया था? अच्छा, और गवर्नमेंट बिजनेस से? नहीं सर, सुकन्या? नहीं सर, ये ये सब सब नहीं नहीं आता। है। अन्य से नहीं था। कुछ नहीं आया? तो सवाल फिर मेरे पास तो 20 सवाल आए हैं अभी, और बाकी 30 सवाल जो है आप लोग भेजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 सवाल और एडिशनल चर्चा किए हैं तो 30 एक हो आया था जाते सर, हैं। पीएसएल सर्टिफिकेट शॉर्टफॉल ऐसा करके आया था कुछ, हाँ कितने हाँ परसेंट से होता है, हम्म 40% है ऐसा कुछ था। इशू पीएसएल करते हैं। सर्टिफिकेट ना, जी जी सेक्टर वाला सर्टिफिकेट है ना? जी। तो वो 50% तक होता है आपका, आपके में, है ना? कितना परसेंट आया था? एक और कौन सा था, 5 सेक्टर लाख का लैंडिंग चेक अगर 3 बार 50%। बाउंस हुआ है, हाँ, तो 5 लाख का चेक अगर बाउंस हुआ है 3 बार, तो हम उसे मतलब कितने, कब तक उसे नया चेक इशू नहीं करेंगे, कुछ ऐसे करके था। ये जो प्रियरिटी सेक्टर का जो बोल रहे हैं सर्टिफिकेट, वो 40% जी 40% का वाला। है ना? हाँ सर, ठीक ठीक, क्योंकि वो टारगेट रहता है ना, और टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं प्रियरिटी हाँ सेक्टर जी का, जी। तो उसमें वो अधिकतम इसलिए वो उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट लिमिट दिया गया है ना? एक क्वेश्चन ये था सर हम्म कि आरआरबी को एग्रीकल्चर लोन कौन प्रोवाइड कराती है? नाबार्ड। सेबी था, आरबीआई, नाबार्ड। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कृष्णा गौतम जी, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि कितने क्वेश्चंस आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सर हूँ? मेरे जनरल बैंकिंग बहुत अच्छे गए, हाँ, और लैंग्वेज में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है सर। अच्छा। लैंग्वेज में कौन सा, हिंदी चुने थे, इंग्लिश चुने थे? हिंदी चुन लिया था। हिंदी। तो हिंदी कैसा आया था? सरल आया था, कठिन आया था? सर टफ लगी मुझे। टफ लगी? अच्छा। और कोई साथी, विकास जी? हिंदी थोड़ा टफ था सर, अच्छा, पैसेज उसके बहुत ज्यादा टफ थे। एक पैसेज में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। पैसेज बहुत इतना, लेंदी बहुत थे सर। पैसेज में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे गधान 10 से। क्वेश्चन पूछे गए थे, जी ओके 10, वो भी बहुत लंबा चौड़ा, समझ में नहीं आ रहा था। ओके। 2-3 बार जब तक नहीं पढ़े तब तक समझ नहीं आ रही थी, पर अपने पास टाइम का अभाव था तो ढंग से पढ़ भी नहीं पाया। समानार्थी विलोमार्थी पूछा था, फिल इन द ब्लैंक। जी समानार्थी इसमें पूछा था हाँ, समनार्थी और 4 या कौन सा 5 सही क्वेश्चन है एक कौन सा नंबर का। गलत है, ये भी सब थे। ओके, मतलब कुल मिला के टाइम के मैनेजमेंट हुआ कि नहीं, मतलब पूरे सवाल उतने टाइम लिमिट में हो पाया कृष्णा जी? सर 3 क्वेश्चन मेरे बच रहे थे अच्छा, हिंदी के। हिंदी के। लास्ट टाइम 40 सेकेंड। तो कर पाए कि सबमिट करना पड़ा, ऑटो सबमिट हो गया? नहीं सर, कर दिया था। ओके। तो एग्जाम जो आपके कितने घंटे का टोटल एग्जाम था? सर 90 मिनट का। 80 मिनट, 90 मिनट? 80 मिनट का सर। 80 मिनट होगा? हाँ 80 90 मिनट। मिनट। नहीं, 100 क्वेश्चन को 80 मिनट देता है। 100 क्वेश्चन जो 80 होता था, है उसको 80 मिनट देता है। 1.5 घंटे तो उन लोगों को दिया था, ऑफिसर वाले हाँ, को। और वो पहले बैठना होता है वो समय मिला के छोड़ के, लेकिन एक्चुअल में आपको जो है 80 मिनट दिया जाता है। इसीलिए मैं हाँ सर हमेशा 80 बोलता मिनट। हूँ कि आधे से मतलब मिनट में आपको एक सवाल करने होते हैं, कहाँ नहीं आज है ना? आज तो नहीं तू सर, घर मैंने आ कर गई लिया था जनरल बैंकिंग में। ओके। थोड़े से घुमाने के ज्यादा थे ना, घुमा के ट्विस्ट करके ज्यादा था ना, इसमें थोड़ी सी टाइम उसमें लगी, और बाकी हिंदी में समय दे दिया बच्चे। बाकी अच्छा रहा सर।
जितना पढ़ाया था लगभग सभी कुछ है। हाँ वो तो आया ही है, दिख रहा है। बट ये है कि ये आप लोग की दक्षता है कि ये सवाल लंबे थे लेकिन फिर भी आप लोगों ने सही कर पाए। हालांकि इतनी बार हम लोग क्लियरिटी से, वैसे हम लोग भी जब समझाते हैं 2 बार 3 बार, तो उसी वजह से ही कि अगर सवाल कैसा भी रहे आप सही जवाब कर पाएंगे। सर और ऐसे क्वेश्चन है सर, आंसर देखने से समझ में आ जाती थी। हाँ, आंसर देखने से समझ में आता है। एक इसमें पूरे उसमें से मुझे लगा कि आरबीआई की जो करेंसी चेस्ट ऑपरेशन से रिलेटेड एक सेशन हम तैयार करेंगे, ताकि आने वाले प्रमोशन एग्जाम के लिए उनके लिए अच्छा रहेगा। तो वो आरबीआई की पॉलिसी पर बनाऊंगा, फिर जो साथी अलग अलग बैंक के रहेंगे वो अपनी बैंक की पॉलिसी से उसको मिलान कर लेंगे। और दूसरा एक मेरे को समझ में आया कि कैश मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में भी एक छोटा सा वीडियो बनाने की जरूरत है। एक करेंसी चेस्ट का अलग बना लेंगे, एक कैश मैनेजमेंट सर्विसेज का भी बना लेंगे, जो कैश रेमिटेंस होता है उसकी गाइडलाइन क्या है ना, ये बना लेंगे। अच्छा, ये क्लीन नोट पॉलिसी से कोई सवाल आया था क्या? नोट बदलने वाला, फेक नोट, ये सारा कुछ आया था? नहीं सर, कस्टमर रिलेशन भी नहीं आया सर कोई। कस्टमर रिलेशन भी नहीं आया? अच्छा। नहीं और वो इंटेंजिबल एसेट, बैलेंस शीट, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, ऐसा कुछ आया था? नहीं सर। नहीं। ऑफिसर लेवल में एक क्वेश्चन आया था नोट बदलने का कि कितने समय तक सॉइल नोट को हमारे अकाउंट पे वो क्रेडिट कर देगी चेस्ट ब्रांच। ऑफिसर में ये आया था। हम्म। तो एक दिन में क्रेडिट होता है चेस्ट ब्रांच में, लेकिन चेस्ट ब्रांच जो है ना, चेस्ट ब्रांच तो जो होगा वो तो सेम डे देना होता है, लेकिन एक दिन का समय दिया है सर पॉलिसी में, आप उसको देख लीजिएगा। और एक चीज और था कि जैसे गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम से भी कोई लोन स्कीम से भी नहीं आया कुछ सवाल? नहीं, उससे नहीं आया था। पीएमएजीपी ये वगैरह वगैरह कुछ आया नहीं था आया? सर, एक क्वेश्चन आया था पीएमएजीपी पीएमएजीपी। का एक था। क्या? ये मॉनिटर कौन करता है? वो कौन मॉनिटरिंग करता है? केवीआईपी वो जो है ये तो वो है। ये शंकर महाराज करते हैं। बताओ शंकर महाराज कौन क्या करते हो? पीएमएजीपी कौन मॉनिटर करता है? मतलब उसका नोडल एजेंसी कौन है, ये पूछा है? नोडल एजेंसी हाँ, पूछा नोडल था। एजेंसी से। नोडल एजेंसी पूछा था। केवीआईसी, खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन, है ना? तो कुल मिला के देखा जाए तो वही मतलब मैक्सिमम जो रिकॉल क्वेश्चन में से आया सवाल, मतलब अगर आपके पूरा समराइज करें तो 100 में से मतलब 60 क्वेश्चन जो होता है जनरल बैंकिंग का, उसमें से 40 क्वेश्चन जो है आपके रिकॉल क्वेश्चन में से आया हो। सही बात? जी सर। बिल्कुल सर। और 20 क्वेश्चन में से आपके 10 क्वेश्चन तो इंटरनल पॉलिसी से आया, और 10 क्वेश्चन थोड़े नए आए हैं जो जी। शायद आपको याद नहीं आ रहे हैं, या हो सकता है बाद हाँ में याद हाँ। आए। कुछ साथी अभी भी देख रहा हूँ, अभी हम जब सेशन कर रहे हैं तो वो सवाल भेज रहे हैं, लेकिन वो सवाल भी पढ़ना पड़ेगा मेरे को, कैसे कैसे सवाल भेज रहे हैं। तो उनको एक सेशन और कर लेंगे हम लोग तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आज मैं तो रेस्ट करने वाला था, लेकिन जब देखा कि आप लोग बहुत सारे साथियों का फ़ोन आ रहा था मेरे पास कि वाह बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, तो आप लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए मैं आ गया। तो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता, सिर्फ भावुकता कभी रोना नहीं होता। दर्द पीकर मुस्कुराओ और यूं समझो कि वक्त की दूरी उसे खोना नहीं होता। और इस एग्जाम में जो सवाल आए थे उन सवालों को भूलो, और नए जो साक्षात्कार होंगे उसकी तैयारी के साथ अपने आप को जमीन पे उतारो। और देखो कि जब चमकती हुई सितारे के तौर पर जब हम देखते हैं, तो अभी जितनी सारे सवाल पुराने आए हैं उनको भूलना है, और नए सवाल जो इंटरव्यू के लिए आएंगे उनकी तैयारी करना है। और फिर देखो आपने कि जो मेहनत जो आपने किया हुआ उसको ठीक तरीके से सही दिशा तक उसको प्लेसमेंट करना है, वो है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे। अभी आप लोग का जो सवाल अगर कुछ याद आएगा तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो एक सेशन कर लेंगे। तो आप लोगों के लिए हौसला अफजाई कर रहा था, उन पंक्तियों को पूरा कर देता हूँ कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता, सिर्फ भावुकता कभी रोना नहीं होता। दर्द पीकर मुस्कुराओ और यूं समझो कि वक्त की दूरी उसे खोना नहीं होता। जो व्यथाएं दगा दे उन व्यथाओं को दुलारो, भूल कर पिछली बातों को रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर उगा है, दीपक बूझ बूझ कर जला है, और अगर कड़ी मेहनत से सफलता मिले तो आरती उसकी उतारो। भूल कर पिछली बातों को रंग जीवन का निखारो, रंग जीवन का निखारो। तो जीवन में भूलना भी एक काम है शंकर जी, सबको याद रखना नहीं है, भूलना भी एक काम है। भूलते जाओ, क्योंकि हमारा थोड़ा स्टोरेज कम है इधर, है ना? भूलते जाओ। एग्जाम खराब हो गया, भूल जाओ एग्जाम, उसको याद रखोगे तो तकलीफ होगी, है ना कृष्णा जी? और एग्जाम अच्छा हुआ उसको भी भूल जाओ, क्योंकि अगर एग्जाम अच्छा हुआ तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे आप। तो अपने को भूलना है। एग्जाम खराब हुआ तो भूलना है, नहीं तो दुखदाई होगा, अब मेरा क्या होगा कालिया, मैं तो एग्जाम ही खराब हो गया, ऐसे लगेगा। और एग्जाम अच्छा हुआ तो उसको भी भूलना है, क्योंकि एग्जाम अच्छा हुआ तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, अरे क्या इंटरव्यू में क्या पूछेगा भैया।
तो हमको सब भूल के नया तैयारी करना है और अपने आप को ज़मीन में उतारना है। और आप ज़रूर ज़मीन में ऑलरेडी उतरे हुए हैं, हम लोग मैदान में हैं, रोज़ युद्ध मैदान में रहते हैं, दिन में बैंक में और रात को प्लेटफॉर्म पे। तो हमारा तो पूरा कला कौशल चल ही रहा है। तो आप सभी को ढेर सारा जो है मैं शुभकामनाएं देता हूं और आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और अच्छी सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात करेंगे कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।